स्वागत है दोस्तों। जगदीप धनखड़ 18 मई 1951 राजस्थान के झुंझुनू जिले के एक छोटे से गांव किठाणा में जन्म और फिर 21 जुलाई 2025 रात 10 बजे अचानक से उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा। इसके बीच सब कुछ आसान तो नहीं रहा होगा। आइए विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ये ना तो विपक्ष को पसंद थे और ना ही पक्ष को। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने इनका अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल किया। 1979 में वकील, 1990 में वरिष्ठ अधिवक्ता, फिर जनता दल से राजनीति में, 1993 में कांग्रेस से विधायक और 1998 में कार्यकाल समाप्त होते ही बीजेपी को ज्वाइन कर लिया। वैसे इनका भाजपा में आना कोई नई बात नहीं थी, ना ही कोई आश्चर्य वाली बात थी, क्योंकि वकील रहते हुए भी ये भाजपा की विचारधारा का संपूर्ण सहयोग समर्थन करते रहते थे। जैसे बंगाल में विभिन्न मुद्दों पर ममता बनर्जी को खुलकर कोसना, और बीजेपी ने भी इनको खुशी खुशी पार्टी में शामिल कर लिया और 2019 में इनको बंगाल का राज्यपाल बना दिया। इन्होंने वहां भी जमकर ममता बनर्जी और मौजूदा सरकार को कोसना जारी रखा। पानी पी पी कर कोसते थे। एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तीसरे व्यक्ति थे जो खुलकर ममता बनर्जी और उनके कार्यकारिणी का विरोध करते थे, और उसका परिणाम ये हुआ कि ममता बनर्जी ने 2022 में इन्हें सार्वजनिक तौर पर ट्विटर से ब्लॉक कर दिया। लेकिन इसी बीच ये खुद को किसान पुत्र और जाटों का नेता साबित करने में जोर दे रहे थे। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों पर ये बयान देते थे कि मैं जाटों का पुत्र हूँ, किसानों का पुत्र हूँ, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ, और भी बहुत सारी बातें। वो अलग बात है, बाद में जाटों ने ही कहा कि ये कोई जाटों के फरिश्ते नहीं हैं, ज़रूरत पड़ने पर अपने हिसाब से जाट बन जाते हैं, और जब ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर याद भी नहीं करते कि ये जाटों के नेता हैं। यहाँ तक कि प्रधान सेवक ने भी इनकी यह छवि बनाने में इनका पूरा सहयोग किया। इसलिए नहीं कि वो इनको दोस्त मानते थे या इनके समर्थक थे या इनका भला चाहते थे भविष्य में, बल्कि इसलिए कि विधानसभा में 200 सीटों पर से 60 सीटों पर जाटों का बोलबाला है, जाटों का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। इस समय भाजपा को ज़रूरत थी एक ऐसे जाट चेहरे की जिससे जाटों को साधा जा सके, उनको लगे कि हाँ, बीजेपी पार्टी जो है वो जाटों की विरोधी नहीं है, उनका खुलकर सहयोग करती है, समर्थन करती है। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमारे प्रधान सेवक ने इन्हें उपराष्ट्रपति बना दिया, और यहाँ तक कि इनके नॉमिनेशन में भी खुद शामिल हुए। वैसे मैं आपको बता दूं, उपराष्ट्रपति बनने के लिए कुछ शर्तें होती हैं जो मैं यहाँ डाल देता हूँ, आप फुर्सत से पढ़ लीजिएगा। लगभग 20 सांसदों का सहयोग होना चाहिए कि वो आपके नॉमिनेशन के अंदर शामिल होने को तैयार हैं। वो अलग बात है कि उस समय हमारे प्रधान सेवक इनके नॉमिनेशन में शामिल हुए, लेकिन आज इनके इस्तीफे के बाद वही प्रधान सेवक ट्वीट करके इनके अच्छे जीवन की, अच्छे स्वास्थ्य की शुभेच्छा प्रकट कर रहे हैं, ये बताने की बजाय कि इस्तीफा क्यों लिया गया। ओबियसली कुछ बातें रही होंगी जो हमारे प्रधान सेवक को इनके कार्यकाल में पसंद नहीं आई। जैसे भाजपा के किसान मंत्री से सीधे सवाल करना कि किसानों से किए गए वादों को पूरा क्यों नहीं किया गया। अगर वादे किए गए थे तो उन्हें पूरा किया जाना चाहिए था, क्योंकि अंत में इनको अपनी छवि भी तो बचा करके रखनी थी कि मैं किसान पुत्र हूँ, जाटों का नेता हूँ। और ये कोई एक कारण नहीं था, इसके बाद कई सारे ऐसे कारण हैं, जैसे जस्टिस वर्मा के घर पे 15 करोड़ रुपए की ब्लैक मनी के सबूत मिलना, जले हुए नोटों का मिलना, उसके ऊपर इन्होंने खुल करके आवाज़ उठाई। जगदीप धनखड़ ने खुल करके कहा कि इतना बड़ा आदमी कौन है जिसने जस्टिस वर्मा को 15 करोड़ रुपए दिए, और यहाँ तक कि 7 दिन तक इस खबर को बाहर तक आने नहीं दिया। इनका यह सवाल सरकार, जुडिशरी और गोदी मीडिया के मिले जुले भ्रष्टाचार पर सीधा हमला था। इन्होंने यहाँ तक पूछा कि वो वजह तो सामने आए कि ऐसी क्या वजह रही जिसके चलते ये 15 करोड़ रुपए दिए गए। लेकिन अब क्या पता वजह सामने आती तो कौन फंसता। और इसके बाद तो शायद सरकार के मंत्रियों ने जैसे इन्हें उपराष्ट्रपति मानने से ही इनकार कर दिया। उनको लगता ही नहीं था जैसे ये किसी संवैधानिक पद पर विराजमान है। जैसे जेपी नड्डा ने राज्यसभा के अंदर एक कन्वर्सेशन के दौरान विपक्ष को कहा कि बोल लीजिए, आपको जितना बोलना है, रिकॉर्ड में तो वो ही जाएगा जो मैं कहूँगा। ये कुछ ऐसा था कि जैसे क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा किसी दूसरे बच्चे को कह रहा है कि नोटबुक में जितना लिखना है लिख लीजिए, टेस्ट में तो मार्क्स अंत में मैं ही दूंगा, और ये सब टीचर की आंखों के सामने चल रहा हो। तो ये सीधा सीधा एक तरह से जगदीप धनखड़ को बाईपास करना था, या यूं कह लीजिए कि पद का अपमान था।
और बात यहाँ खत्म नहीं होती है। इसके बाद जगदीप धनखड़ ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और यह प्रस्ताव विपक्ष के सदस्यों ने मिलकर दिया था। इस पर किसी भी पक्ष के हस्ताक्षर नहीं थे, क्योंकि जगदीप धनखड़ तो बहुत लंबे समय से जस्टिस वर्मा के ऊपर इंतजार ही कर रहे थे कि कब मेरे पास मामला आएगा और मैं एक्शन लूंगा। अब इतना सब कुछ हो गया, प्रधान सेवक इसको कैसे बर्दाश्त कर पाते? तो विपक्ष का कहना है कि इस्तीफा टाइप करके दे दिया गया और हस्ताक्षर करवा लिए गए। और लगता भी ऐसा ही है, क्योंकि रात को 21 जुलाई लगभग 10 बजे इस्तीफा हुआ और 23 जुलाई को उपराष्ट्रपति का जयपुर का कार्यक्रम फिक्स था, ऑफिशियल सूचना थी। अब उपराष्ट्रपति ऐसा क्यों ही करेंगे अगर उन्हें पहले से पता होता कि उन्हें इस्तीफा देना है। हालांकि इस इस्तीफे के बाद विपक्ष भी सहानुभूति दिखा रहा है, लेकिन एक समय वो भी था जब सांसदों को बाहर किया गया था तो विपक्ष के सांसद इन पे हंस रहे थे, ठिठोली कर रहे थे, नकल उतार रहे थे और ये सब देखते हुए राहुल गांधी भी हंस रहे थे। लेकिन अगर यह इस्तीफा असामान्य है, स्वास्थ्य कारणों से नहीं है, तो लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधे सवाल खड़े करता है। जब सरकार के संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति खुलकर नहीं बोल पाते हैं, विचारों को नहीं रख पाते हैं, तो आप जनता और मीडिया से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। कई तरह के बयान किसानों के बारे में देते रहते थे, जैसे कि खड़गे को राज्यसभा में रिप्लाई देते हुए उन्होंने कहा कि किसान का बेटा हूँ, डरता नहीं हूँ। समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में, मैं खुद की परवाह नहीं करता। यहाँ तक कि संसद अध्यक्ष ओम बिरला के साथ भी इनका तनावपूर्ण माहौल कई बार देखने को मिलता था। ओम बिरला ज़्यादातर कोटा के अंदर कोचिंगों को समर्थन करते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि वो इनका चुनावी क्षेत्र है। लेकिन उन्होंने कोचिंगों के बारे में कई बार कहा, ये कोचिंग सेंटर नहीं, कोचिंग सेंटर हैं, यानी कि अव्यवस्था फैलाने वाले एक केंद्र हैं जो कि बच्चों का गला घोट रहे हैं। यहाँ तक कि विपक्ष ने भी 10 दिसंबर 2024 को इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस पेश किया था और आरोप लगाया था कि ये विपक्ष के साथ पक्षपात करते हैं। आज भले ही वह विपक्ष इनके साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। निष्कर्ष पे जाएं तो यह देखने को मिलता है कि जगदीप धनखड़ ना पक्ष के रहे ना विपक्ष के रहे, दोनों ने अपने अपने हिसाब से इनका मजाक बनाया, प्रयोग किया, आलोचना की और तारीफ की। कुछ लोग एक और कारण भी मानते हैं कि ये इन दिनों 75 साल के होने जा रहे हैं, तो शायद हो सकता है कि ये किसी को संदेश देना चाह रहे हों, शायद प्रधान सेवक को संदेश देना चाह रहे हों कि 75 साल के होने के बाद राजनीति में संन्यास लेना होता है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें ज़रूर बताएं। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।